हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हम टेस्ट नंबर 3। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड बना होता है। तो जो पीएन संधि डायोड होता है वह किसका बना होता है? अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का, या कुचालक का, या चालक का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीएन संधि डायोड होता है वो किसका बना होता है? तो बना होता है वो सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि सिलिकॉन का ऊर्जा बैंड गैप है। तो जो सिलिकॉन है ये कैसा होता है? अर्धचालक होता है। तो उसका जो ऊर्जा बैंड गैप होता है वो कितना होता है? तो देखो, एक होता है क्या, ये क्या कहलाता है? एक होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक होता है क्या? बैलेंस बैंड। ठीक, ये हो गया क्या? VALANCE, बैलेंस बैंड। ठीक, तो जो ऊर्जा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है उस गैप को पूछा है कि ये कितना होता है। तो इस गैप को बोलते हैं क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन फॉरबी क्या बोलते हैं? तो इसको फॉरबिडन एनर्जी, ERGY, एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है किसका? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का कितना होता है? तो वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, जिसका देखो, जो अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल की जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम है, यानी कि ये बहुत पास पास में होते हैं। लेकिन सेमी मेटल में बात करें, यानी कि जो यानी कि अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं? इनके यानी कि कम होता है। लेकिन वहीं कुचालक का जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है बहुत अधिक होती है, जिस कारण से क्या होते हैं? वो कुचालक होते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे ये किसका हो गया? सिलिकॉन का हो गया। और जो सबसे कम होता है वो किसका होता है? तो जर्मेनियम का होता है। ठीक, कितना होता है? तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है? OR, या XOR, या नॉट, या AND। तो बेसिक लॉजिक गेट कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें किसकी? बेसिक लॉजिक गेट की, तो ये क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक, यानी कि इनमें जो आउटपुट या इनपुट होता है एक या एक से अधिक होता है। ठीक, लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो होते हैं यानी कि उनमें संयोजन जो फ्यूजन होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक होता है। ठीक, जिसकी वजह से, तो अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? तो जैसे OR हो गया, ये लॉजिक गेट है। ठीक, नॉट हो गया, ये भी लॉजिक गेट है। AND, ये भी क्या है? लॉजिक गेट है। लेकिन अगर जो XOR है ये क्या है? ये लॉजिक गेट नहीं होता है। ठीक, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो ये अगर लॉजिक गेट के अलावा जो जैसे नॉर हो गया, एक्सओआर हो गया, और इसके अलावा जो हाँ नॉर होता है और NAND होता है, ये सभी लॉजिक गेट नहीं होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि ई ऊर्जा के फोटान का संवेग होगा। तो ऊर्जा के फोटान का संवेग कितना होगा? तो देखो, अगर हम डी ब्रॉगली समीकरण देखें, कौन सा?
अगर फोटान की सूत्र की बात करें तो फोटान का क्या होता है, यानी कि फोटान ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, फोटान ऊर्जा यानी ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो अपन एक तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को क्या पूछा है, फोटान का संवेग पूछा है, ठीक, मोमेंटम पूछा है। ठीक, तो अपने को डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण, तो अगर हम डी ब्रोगली समीकरण से निकालें तो क्या हो जाएगा, तो ई बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, ये डी ब्रोगली समीकरण हो गया। और अगर फिर आइंस्टीन समीकरण क्या है, आइंस्टीन समीकरण, तो आइंस्टीन समीकरण क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण एक और समीकरण दो। अब समीकरण एक और दोनों की तुलना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। और अपन लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एमसी होता है। ठीक, तो एमसी की जगह अपन पी रख सकते हैं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक, तो अब जो ये फोटान ऊर्जा था, तो अगर ई बराबर हम क्या कर दे, ई ई बराबर ई बटे सी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा अपन ने निकाल लिया है, पी बराबर क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा। तो अगर पी बराबर हम क्या कर दें, ई बटे सी, तो जो उसका संवेग होगा वो क्या होगा, ई बटे सी होगा। ठीक, क्लियर, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है, विकिरण की तीव्रता पर, या विकिरण की आवृत्ति पर, या ए तथा बी दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो जो उसकी उत्सर्जन की दर है वह किस पर निर्भर करती है, तो यानी कि विकिरण की तीव्रता पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, एक स्थिर आवेश के कारण, या एक गतिमान आवेश के, या एक त्वरित आवेश, या आवेशहीन कण। तो देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, उच्च आवृत्ति वाली तरंगे। ठीक, तो अगर उच्च आवृत्ति वाले तरंगे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो चार्ज है वो कैसा हो, एक्सीलरेटिंग होना चाहिए, मतलब त्वरित होना चाहिए। तो त्वरित आवेश के कारण यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला है कि लेजर निम्न में से कौन लेजर क्रिया करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो लेजर के क्रिया करने के लिए कौन आवश्यक नहीं है, जनसंख्या व्युत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्सन, या मेटा एनर्जी लेवल, मित्त ऊर्जा स्तर, या स्वतः उत्सर्जन, या उद्दीप्त उत्सर्जन। तो हमने लेजर के बारे में कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि लेजर जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो लेजर होता है वह प्रकाश के ऑप्टिकल प्रवर्धन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, प्रकाश के ऑप्टिकल प्रकाश के ऑप्टिकल प्रवर्धन सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो प्रकाश के ऑप्टिकल प्रवर्धन मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो क्या होती है कि उत्तेजित होती हैं, उत्तेजन यानी उत्तेजित होती हैं, तभी क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय यानी विकिरण होती हैं वो निकलती हैं। ठीक, तो लेकिन क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो उत्तेजित होंगी तो लेकिन निकलेंगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अगर स्वतः उत्सर्जन हो तो इसके स्वतः उत्सर्जन की दर, और अगर इसकी जो स्वतः उत्सर्जन की ऊर्जा, तो इस पर ये लेजर की क्रिया यानी कि इस पर निर्भर नहीं होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक स्वतः उत्सर्जन यानी स्वतः उत्सर्जन की दर,
स्वतः उत्सर्जन की दर या स्वतः उत्सर्जन स्वतः उत्सर्जन ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक। कौन? जो लेजर प्रोसेस है। ठीक। स्वतः उत्सर्जन ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि ये आवश्यक नहीं है। ठीक। पर निर्भर नहीं करती, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी अपना सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है कि विवर्तन की परिघटना की खोज किसने किया था? फ्रॉनहोफर ने, या फ्रेस्नल ने, या हाइगेंस ने, या ग्रिमाल्डी ने? तो अगर हम बात करें विवर्तन की, तो विवर्तन की जो खोज है वह किसने किया था? तो ग्रिमाल्डी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पतली फिल्म में रंगों के दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ध्रुवीकरण, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का अपवर्तन? तो आप लोग देखे होंगे कि अगर पानी है, पानी में अगर हम तेल की बूंदें डाल दें तो वो भी कलर्ड दिखाई देती हैं। जब आप लोग कभी कपड़े धुले हो, यानी कि कपड़े धुलते होगे, तो देखो साबुन का झाग या निरमे का झाग में भी क्या आपको कलर दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? या अगर आपकी कोई पतली फिल्म है, ठीक, यानी पतली पन्नी या पतली कोई झिल्ली, तो उसमें आ, जो कलर रंगीन यानी दिखाई देता है वो किसकी वजह से? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है कि लैम्डा भी, लैम्डा एक्स तथा लैम्डा एम क्रमशः और फिर दृश्य प्रकाश और एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करती हैं। तो इनमें इसका क्रम बताना है कि जो लैम्डा भी यानी कि तरंग दैर्घ्य के हिसाब से इनका क्रम बताना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे बीच में कौन सी हो जाती हैं? विजुअल रेज। विजुअल रेज अपनी कौन कौन सी है? तो जो इंद्रधनुष का कलर बनता है वो कौन कौन सी है? तो रेड, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ORANGE ऑरेंज हो गया, येलो, अपन ऐसा कर लेना, वैजानी हैप्पी नाला। तो रेड, ऑरेंज, येलो, अरे येलो, फिर क्या आ जाता है? ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, इंडिगो, फिर वायलेट, बैगनी कलर। ठीक। बैगनी, बै, जामुनी, बैजानी, नीला, ह, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक। बैजानी हपीनाला से। अब तो रेड के ऊपर, रेड के ऊपर कौन सी होती है? तो रेड के ऊपर होती है इंफ्रारेड। इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं, है ना? तो इसके ऊपर होती है क्या? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के ऊपर होती है क्या? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स। ठीक। WAVE, माइक्रोवेव्स। फिर माइक्रोवेव से ऊपर क्या हो गई? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। और वहीं वायलेट के नीचे क्या होती है? तो अल्ट्रावायलेट। क्या हो गई? अल्ट्रा वायलेट। ठीक। अल्ट्रावायलेट हो गई। फिर एक्स रेज। एक्स रेज और कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। एक मिनट। इसको अपन ओके, ये ये
ठीक, कॉस्मिक रेज, और कॉस्मिक रेज के नीचे कौन सी आ गई, तो गामा रेज, गामा रेज। तो अब देख लीजिए कि अगर हम, ये कैसी होती हैं, ये विजुअल जोन अपना कहलाता है। ठीक, विजुअल जोन मतलब इनको अपन देख सकते हैं, इन किरणों को अपन देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनको अपन नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके तरंग की लंबाई के अनुसार अगर करें, तो देखो इधर तरंग दैर्ध्य क्या बढ़ता है, और यानी कि ऊपर की ओर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और नीचे की ओर घटेगा। ठीक, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव्स है, अगर इसमें एम, एक्स और वी के उस पे देखें, तो लैम्डा एम सबसे ऊपर है। ठीक, फिर उसके नीचे कौन सी है, तो विजुअल जोन है, तो लैम्डा वी, फिर नीचे है क्या, एक्स किरणें, तो एम वी एक्स किस में है ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका डी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो किसमें चलेगी, गैस में या लिक्विड में या वैक्यूम निर्वात में या ठोस में। तो ध्वनि, ध्वनि कैसी है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक, यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं मतलब ये कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे, तो जो ध्वनि होती है कैसी है, या एक, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो मतलब इसको इसके चलन के लिए क्या होगा, कि माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक, क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता, क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें ये नेसेसरी है, जरूरी है। तो निर्वात तो यहीं से कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा क्या, तो जो ध्वनि होती है सबसे तेज किस में चलती है, तो ठोस में, ठोस के बाद किस में, तो द्रव में, द्रव के बाद फिर गैस में। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगी, कि सबसे तेज किस में चलती है, तो ये चलती है ठोस में। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि जो ध्वनि है वह सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, तो ठोस में चलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि आइसोथर्मल और रुद्धोष्म प्रक्रियाएं में समदाब रेखी के दौरान आयतन में समान परिवर्तन के लिए न्यूनतम कार्य होगा। तो अगर हम इसके कार्य की बात करें, तो जो इनका ग्राफ बनता है, कैसे बनता है ये। ठीक, तो जो इसका ग्राफ बनेगा कैसा होगा, कि जो इनके कार्य का ग्राफ होगा, ठीक, भी और इधर भी, है ना, तो जो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कार्य कौन करता है, ये हो गया किसका, समदाबी का, समदाब, है ना, एक किसका हो गया, समदाबी का। फिर उसके बाद किसका बनता है, तो उसके बाद बनता है किसका, ये समतापी का। ठीक, समतापी का, और सबसे कम जो बनता है वो किसका बनता है, तो ये बनता है किसका, रुद्धोष्म का। ठीक, रुद्धोष्म का। तो न्यूनतम कार्य किसके लिए होता है, तो जो न्यूनतम प्रक्रम है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है, तो सबसे क्षेत्रफल कम होने की वजह से सबसे जो कम कार्य होगा किसका होगा, रुद्धोष्म का। तो ये डायबिटिक प्रोसेस का, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्क्रमणीय कार्नो चक्र के लिए क्लॉसियस थ्योरम को दर्शाता है। तो अगर हम क्लॉसियस थ्योरम की बात करें, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो देखो अगर क्लॉसियस थ्योरम की बात करें, तो अगर तो जो ये इंटीग्रेट डी क्यू अपॉन डी टी ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन जीरो से, तो ये तो असंभव है। ठीक, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, ये थर्मोडायनेमिक्स के अगर
लॉ से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम जो डी क्यू अपॉन डी टी लेस देन जीरो, तो ये किस में होता है? तो ये होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। ठीक, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। ठीक, ये किस में होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में। और अगर इंटीग्रेट डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, तो ये किस में होता है? यानी कि जो ताप है वो किसके जीरो के बराबर हो, तो कौन सा होता है प्रक्रम? तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, जो कार्नोट चक्र के लिए, तो क्या हो जाएगा? क्लॉसियस जो थ्योरम किसको दर्शाता है? तो इंटीग्रेट डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि एक धातु की छड़ के दोनों सिरों को गर्म किया जाता है, तो धातु की छड़ में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, तो किस पर करेगा? छड़ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, या छड़ के द्रव्यमान पर, या समय पर, या ताप पर। तो किस पर निर्भर करता है? तो अगर हम ऊष्मा के यानी कि उसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? तो क्यू, अरे क्या होता है? क्यू अपॉन टी बराबर क्या होता है? के, यानी कि इसकी चालकता हो गई, ए डेल थीटा अपॉन आई, या एल लंबाई, और टी, है ना? ये तो इसमें क्या होता है? यानी कि जो आवेश है, आवेश अपॉन समय। ठीक, तो के क्या होता है? तो के जो होता है, के बराबर क्या है? चालकता। तो यानी कि उसके चालकता पर भी निर्भर है। ए क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर है। ठीक, और अगर हम बात करें एल, लंबाई। ठीक, तो लंबाई पर भी। और यहाँ पे डेल थीटा मान लो, या इसी को डेल टी, कहीं कहीं किसी उसमें डेल टी भी दिया रहता है, या डेल थीटा, तो ये क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। ठीक, तापांतर। और टी जो हो गया क्या? अपना समय। ठीक, तो देखो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी, समय पर भी, ताप पर भी, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन थोड़ी मिस है ना? तो इसमें क्वेश्चन पे ऐसा हो जाएगा ये कि ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। ठीक, क्या होगा कि ऊष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो छड़ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि चालकता पर, क्षेत्रफल, लंबाई, तापांतर, समय, इन पर सब पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कहा जाता है, क्या कहेंगे उसको? गलनांक कहेंगे, या हिमांक कहेंगे, या क्रांतिक ताप, या क्वथनांक कहेंगे। तो गलनांक क्या होता है? यानी कि जब वायुमंडलीय दाब, और यानी कि जिस ताप पर, यानी कि जिस ताप या दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर क्या हो जाए कि जो कोई ठोस पदार्थ है वो क्या हो जाए, यानी कि तरल अवस्था में आने लगे। ठीक, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस वायुमंडलीय दाब पर क्या हो कि ठोस जो है वो, यानी कि तरल अवस्था में आने लगे, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और हिमांक क्या कहलाता है? कि जिस वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि क्या हो जाए कि जिस तापमान पर कि कोई तरल पदार्थ जो है, यानी कि उसका क्रिस्टल, बर्फ का पहला क्रिस्टल दिखाई दे, यानी कि जमना स्टार्ट कर दे, वो क्या कहलाता है? हिमांक पॉइंट कहलाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। और क्रांतिक ताप क्या होता है? और अगर हम बात करें कि जो वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब यानी कि वायुमंडलीय सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की बात करें, तो जिस ताप पर क्या हो कि द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो, दोनों बराबर हों। क्या हो जाए कि द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? दाब इक्वल टू क्या हो?
वायुमंडलीय दाब। अच्छा, क्वेश्चन पे ही दिया है ना। वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो तो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला है कि द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो पृष्ठ तनाव किसकी वजह से होता है? विस्कस फोर्स श्यान बल के कारण, या ससंजक बल, या असंजक बल, या डिफरेंस ऑफ कोहेसिव एंड एडिशिव फोर्सेस, यानी कि ससंजक और असंजक बलों के बीच के अंतर के कारण। तो पृष्ठ तनाव की वजह से क्या हो जाता है कि जो उसका सरफेस का क्षेत्रफल होता है, जैसे कोई किसी का क्षेत्रफल ऐसा है लेकिन वो क्या हो जाता है, सतह का क्षेत्रफल कम हो जाना। पृष्ठ तनाव के कारण उनकी सतह में एक ऐसा तनाव कार्य करता है जिसकी वजह से उनके सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस बल को अपन क्या बोलते हैं? उस फोर्स को पृष्ठ तनाव बोला जाता है। ठीक, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होना, वो किसकी वजह से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक, तो पृष्ठ तनाव में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसमें कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल काम करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि जो पृष्ठ तनाव है वो, यानी उसमें कौन सा फोर्स काम करता है, कौन सा बल? तो ससंजक बल। चलिए नेक्स्ट, कि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय वेग का गुणनफल बराबर होता है किसके? बल आघूर्ण के, या बल के, या कोणीय संवेग के, या किए गए कार्य के। तो अगर हम जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया? आई, और कोणीय वेग क्या हो गया? कोणीय वेग ओमेगा, है ना। तो ये किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं किसके? कोणीय संवेग के। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? जे बराबर आई इंटू ओमेगा। ठीक, तो ये किसके बराबर होते हैं? कोणीय संवेग के, एंगुलर मोमेंटम के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि पृथ्वी की एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री एक तुला पर खड़ा है। ठीक, तो तुला द्वारा दर्शाया गया उसका भार है, क्या होगा? पृथ्वी पर मापे गए भार से अधिक होगा, या पृथ्वी पर मापे गए भार से कम होगा, या अनंत होगा, या शून्य होगा। तो अगर वो कहाँ है? स्पेस में है। तो स्पेस में क्या होता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया? जीरो हो गया। जिससे यानी कि वो फ्लोटिंग, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल लग ही नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है? यानी कि हवा में ही तैर रहा होता है। तो जिसकी वजह से उसका जो भार हो जाएगा, वेट, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, तो उस तुला द्वारा दर्शाया गया उसका भार कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, यानी कि वो किसका अनुभव करता है? तो भारहीनता का अनुभव करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला, नेक्स्ट, कि यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अगर कोई किसी निकाय पर कार्य किया जाए तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो गई? तो कौन से निकाय पे कार्य करें कि ताकि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो? तो कौन से निकाय पे कार्य करना पड़ेगा? तो अगर हम संरक्षी बल पे कार्य करें तो क्या होगा? जो स्थितिज ऊर्जा है वह क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। तो अकंजर्व फोर्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि चाल वेग ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है क्या? चली गई दूरी, या वेग, या त्वरण, या विस्थापन। चाल वेग या वेलोसिटी टाइम होगा यहाँ पे। ठीक, तो वेलोसिटी यानी वेग और समय का जो ग्राफ है वो क्या प्रदर्शित करेगा? वेग समय ग्राफ जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो अगर हम बात करें किसकी, तो देखो, सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें, डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व होगा। ठीक,
डिस्टेंस और टाइम का कर्व क्या क्या देता है हमको? तो इससे हमें दूरी मिलती है। ठीक, क्या मिलती है? दूरी। तो चली गई दूरी हमें किससे मिलती है? डिस्टेंस टाइम कर्व से। ठीक, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट इसको याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक न एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो डिस्टेंस टाइम कर्व क्या देता है? स्पीड देता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और समय ग्राफ क्या देता है? तो ये देता है वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी देता है। और अगर वहीं बात करें हम स्पीड और टाइम की, स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है, कर्व, वो क्या देता है अपने को? तो वो देता है क्या? एक्सीलरेशन, त्वरण देता है। ठीक, ERATION, एक्सीलरेशन। ठीक, और अगर हम बात करें क्या? वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम, तो जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो भी क्या देता है? तो एक्सीलरेशन देता है। ठीक, त्वरण ये भी देता है। और एक्सीलरेशन और टाइम कर्व की बात करें, LERATION, एक्सीलरेशन और टाइम कर्व, तो ये क्या देता है? तो ये जर्क देता है। ठीक, तो अपना क्या पूछा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या देता है अपने को? तो वो देता है क्या? एक्सीलरेशन देता है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो अपने को क्या देता है? त्वरण देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या देता है? तो दूरी देता है। जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समय ग्राफ क्या देता है? तो वेलोसिटी देता है। स्पीड टाइम कर्व क्या देता है? तो त्वरण देता है। वेलोसिटी टाइम तो एक्सीलरेशन, त्वरण देता है। और एक्सीलरेशन और टाइम जो होता है वो जर्क देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित इकाइयों का उनकी बढ़ती हुई इकाई के अनुक्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो एंगस्ट्रॉन, माइक्रोन और नैनोमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? और एक माइक्रोन बराबर, और एक नैनोमीटर बराबर, एक नैनोमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 10 की घात माइनस 6 मीटर। अरे, और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? उनकी बढ़ती हुई इकाई से। तो बढ़ती हुई इकाई से क्या आ जाएगा? तो एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, फिर नैनोमीटर, नैनोमीटर का कम से ग्रेटर देन कौन होगा? माइक्रोन। ठीक, तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा? एक नैनोमीटर 3, माइक्रोन 2, 1 3 2, किसमें है? सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला है कि सितार के तार में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का कंपन उत्पादित होता है? प्रगामी अनुदैर्ध्य, या अप्रगामी अनुदैर्ध्य, या प्रगामी अनुप्रस्थ, या अप्रगामी अनुप्रस्थ। तो सितार में क्या है? तो देखो, जब क्या होता है कि जब यानी कि दो या दो से जब अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो कि उस पे अध्यारोपण हो, है ना? यानी कि जब दो या दो से अनुप्रस्थ तरंगे या दो या दो से अनुदैर्ध्य तरंगे हो, तो उस पे कौन सी होती हैं? तो उस पे अप्रगामी या प्रगामी तरंगे होती हैं। ठीक, तो इस पे पूछा किसका है? सितार पे। तो अगर हम बात करें किसकी? तो सितार की, तो सितार में कौन सा होता है? तो इसमें भी एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। ठीक,
अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक, तो जो सितार होता है, तो सितार में कौन सा होता है, तो उसमें क्या है, जैसे सितार ध्वनि है, ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स की। ठीक, क्या है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। तो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके हैं जैसे बांसुरी हो गया, ठीक, वासुरी हो गया, विगुल हो गया, ठीक, वीणा हो गई। तो इनमें कौन सी तरंगे रहती हैं, तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे रहती हैं। ठीक, और सीटी हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसवर्स है इसमें कौन सी है, तो अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे। ठीक, अब हम बात करें किसकी, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे या स्टेशनरी अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। ठीक, ये कौन सी थी, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे, और ये क्या है, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये होता है जैसे सितार हो गया, ठीक, वायलिन हो गया, और गिटार हो गया। तो इनमें कौन सी बजती है, तो इनमें अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे रहती हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कि जो सितार होती है, सितार में कौन सी तरंगे होती हैं, तो उनमें अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि वायु की आर्द्रता का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वात दिग्दर्शी या निर्दय वायु वायु दाब मापी या आर्द्र तथा शुष्क बल्ब का या मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का। तो जो वायु की आर्द्रता, तो अगर हम वायु की आर्द्रता की बात करें तो वैसे वो तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, लेकिन उसी के सापेक्ष आर्द्र तथा शुष्क बल्ब से भी, यानी कि उसके थर्मोमीटर से, यानी कि वायु की आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्द्र तथा शुष्क बल्ब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि किसी द्रव की गतिक श्यानता, श्यानता क्या कहलाता है, यानी कि द्रव के बहने का गुण। ठीक, यानी कि जो द्रव बहता है तो उसके हर लेयर में, हर परत में जो एक बहने में विरोध करता है, तो जो विरोध करता है उसी बल को क्या बोलते हैं, श्यानता बोला जाता है। ठीक, तो किसी द्रव की श्यानता क्या, गतिक श्यानता क्या होती है, घनत्व से श्यानता गुणांक का अनुपात है, या पृष्ठ तनाव से श्यानता गुणांक का अनुपात है, या श्यानता गुणांक से घनत्व का अनुपात है, या श्यानता गुणांक से पृष्ठ तनाव का अनुपात है। तो जो किसी द्रव की गतिक श्यानता होती है वो क्या होती है, तो श्यानता गुणांक के घनत्व का अनुपात है। ठीक, तो सही जवाब अपना क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो कहाँ पे, जमीन पर या अंतरिक्ष में या हवा में या पानी के नीचे। तो जो सोनार का यूज किया जाता है तो वो कहाँ पे किया जाता है, हवा में किया जाता है, या पानी में किया जाता है, या पानी के नीचे किया जाता है, या अंतरिक्ष में। तो सोनार, तो इसका तो सभी लोग मोस्टली आई थिंक जानते ही होंगे, है ना, कि सोनार का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सोनार का जो यूज है वो पानी के नीचे किया जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, कि सोनार का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है,
पानी में किसी की वस्तु की दूरी हो गई या उसकी दिशा या गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। लाल रंग के प्रकाश को खतरे के निशान के लिए रखा जाता है, क्योंकि क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें अल्पतम प्रकीर्णन होता है, या नेत्र के लिए सुग्राही होता है, या अल्पतम प्रकाश रासायनिक प्रभाव डालता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इनके क्रम की बात की जाए तो क्या होता है कि जो रेड होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक। और जो बैगनी रंग का है वो तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम होता है, ठीक। लैम्डा का मान सबसे कम होता है और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य रेड कलर का सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य यानी कि अधिक होने से उनका जो आवृत्ति यानी कम होती है, तो जिससे प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, ठीक। उसका जो प्रकीर्णन है वो क्या होगा? उतना ही कम होगा, ठीक। तो जो रेड कलर है, रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी वजह से उसको हम यानी कि खतरे के निशान या ट्रैफिक लाइट में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप मापक्रम पर, या 1 केल्विन मापक्रम पर, या 1 फ़ारेनहाइट मापक्रम पर, या 1 र्यूमर मापक्रम पर। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू Fahrenheit-32 अपॉन क्या होता है? 80 होता है ना? 180 होता है इसका। और केल्विन का होता है 273 अपॉन 100, और र्यूमर का होता है क्या? 80, है ना? तो अब इसमें बताइए कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 फ़ारेन या 1 केल्विन या 1 र्यूमर, तो सबसे अधिक किसका? हाँ, कौन सा न्यूनतम? तो सॉरी, सबसे न्यूनतम जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो किसका होगा? तो किसका होता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। कितना होता है? -273 केल्विन होता है, ठीक। कितना होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है कितना होता है? वो -273 केल्विन होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड -0/100 इक्वल टू केल्विन -273/100, है ना? तो 100 से 100 कैंसिल। सॉरी, 1 केल्विन बराबर क्या होगा? 1 केल्विन बराबर 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। हाँ, बी होगा, ठीक। तो 1 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि जब यानी कि एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विरामावस्था में है और उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पिंड पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, या पिंड का भार उस पर क्रियाशील है, या निवल अधोमुखी बल निवल ऊपरमुखी बल के बराबर है, या उपरोक्त कथनों में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा? तो देखो, एक कोई पिंड है, ठीक। ये कोई पिंड हो गया, पृथ्वी के धरातल पर है, ठीक। ये धरातल है, उस पर विरामावस्था में है। उसके संबंध में तो क्या होगा कि नेट डाउन फोर्स इक्वल टू हाँ, तो अगर देखो, अगर ये धरातल पर है तो क्या होगा कि जो उसका नेट डाउन फोर्स है यानी कि जो निवल अधोमुखी बल है वो किसके बराबर होगा? कि जो यानी कि अपरमुखी बल के बराबर होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे जो दोनों बल यानी कि दोनों बल हैं वो क्या हैं? बराबर कार्य कर रहे हैं, तभी तो वो धरातल पर एक स्थायी है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं? अभिसारी होनी चाहिए या अपसारी होनी चाहिए या एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए या प्रतिच्छेद करनी चाहिए? तो अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं, तो जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि दो व्यतिकरण सुसंगत तरंगों के की तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, तो उच्च और निम्न परिणामी तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो क्या होगा? अगर हम परिणामी तीव्रता का मान निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, है ना? आई मिनिमम। तो क्या होता है? I1 I1 का I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I1 कितना दिया है? 9 और I2 दिया है कितना? 4। तो रखो, तो क्या हो जाएगा? I1 का जो मान है 9 प्लस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है? तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9, ये 3 का वर्ग होता है 3, 4 जो होता है 2 का, तो 2 अपॉन ये 3 माइनस 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 1, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वर्ग लगा हुआ है, ये मत भूलना। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 1 का, तो क्या हो जाएगा? 25 बटे 1 आ गया। ठीक, तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ठीक, तो क्या आ गया? 25/1 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 25/1, तो 25:1। तो राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि जब कोई एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में हास्य हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। तो यह कमी कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, या विस्थापित पानी के भार के कम, या विस्थापित पानी के भार के अधिक, तो विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है कि अगर किसी तरल माध्यम में हम कोई आंशिक या पूर्ण रूप से कोई वस्तु डुबाते हैं तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होगा। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। ठीक, तो इसी वजह से क्या होती है, यानी कि अगर आप लोग पानी में तैर रहे हो या कोई जहाज पानी में तैर रही है, तो क्या हो रही है कि उस पे उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। ठीक, उत्प्लावन बल का मतलब क्या होता है कि जितना आपका भार है, जितना आप लोग यानी कि उसका पानी के द्रव्यमान को किनारे करते हो या हटाते हो, उतना ही भार आपके, यानी कि जितना आपका भार है उतना ही पानी के भार के द्रव्यमान को हटाया जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है, तो ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? वस्तु के तापमान पर, या प्रतिवेश के तापमान पर, या वस्तु और प्रतिवेश के तापमान के अंतर पर, या वस्तु और प्रतिवेश के औसत तापमान पर। तो कोई एक क्या है कि एक उष्ण वस्तु है और ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, अपने अपने प्रतिवेश में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो वस्तु और प्रतिवेश के तापमान के अंतर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि ओम का नियम परिभाषित करता है
ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, केवल धारा को, या केवल वोल्टता को, या धारा और वोल्टता दोनों को। तो अगर हम ओम के नियम की बात करें तो जो ओम का नियम है वो क्या परिभाषित करता है? तो जो ओम का नियम है वो क्या निकल के आता है? V अपॉन आई इक्वल टू आर। ठीक, तो किसको परिभाषित करता है? तो वो प्रतिरोध को परिभाषित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जूल केल्विन प्रसार में नियत रहने वाली राशि है। तो जूल केल्विन प्रसार में कौन सी राशि नियत रहती है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, या एंट्रोपी, या एंथैल्पी, या कार्य। तो जूल केल्विन प्रसार में कौन सी राशि नियत रहती है? तो एंथैल्पी रहती है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कि जो एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ठीक, रिमेनिंग। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि चांदी की विशिष्ट गुरुत्व 11 और लोहे का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकट आपेक्षिक घनत्व होगा? तो अगर हम इनके आपेक्षिक घनत्व की बात करें, आपेक्षिक घनत्व, तो क्या हो जाएगा? बराबर चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व, ठीक, अपॉन लोहे का घनत्व। ठीक, तो चांदी का घनत्व कितना है? 11 अपॉन 8 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो 8 एक कम 8, 1 पॉइंट से एक ही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? ए हो जाएगा। ठीक, 3, 8 चौको 32, फिर 2 बचेगा, आ जाएगा, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि किस किस परिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो किसमें? जो जैविक पदार्थ किसमें अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या शीतोष्ण पतझड़ वन में, या रेगिस्तानी झाड़ियों में। तो कहाँ अधिक होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, या यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता, या यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, या यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होता है। तो कि अगर आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म, तो अगर हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें तो देखो, यानी कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करें तो वो कैसे होते हैं? ये रासायनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? सबसे पहला क्या हो जाएगा? ये रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक, रासायनिक यौगिक होते हैं, और इनका जो क्या होता है, ये ठोस, कठोर तथा भंगुर भी होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होता है, कठोर होते हैं, एवं भंगुर भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, क्या होता है? क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक, क्या होता है? क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं कि जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? कि जल में घुलनशील व कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, अघुलनशील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि जो इनका क्वथनांक व गलनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक, तो सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडाइजिंग क्या कहलाता है कि जब हम किसी धातु को कैसी बना दें, मतलब कि जंगरोधी बना दें, ठीक, यानी कि उसमें जंगरोधी बना दें, मतलब कि उसमें जंग ना लगे, ठीक, जिससे उसकी धातु क्या हो जाए, यानी कि उत्कृष्ट धातु, यानी कि वो टिकाऊ हो जाए, है ना, कि जिससे वो ज्यादा दिनों तक चले, ठीक। तो एनोडाइजिंग में क्या करते हैं कि यानी कि उसको जंगरोधी बना दिया जाता है, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमीनियम की परत चढ़ा देते हैं। तो इसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तनु नाइट्रिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक एसिड एसिड या तनु एसिटिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसका यूज किया जाता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक, गंधक अम्ल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लिटमस विलियन से प्राप्त होता है। तो जो लिटमस विलियन है वो किससे प्राप्त होता है, हाइड्रेजिया से या गोभी के पत्ते से या लिटमस पेपर से, लिटमस से या पेटूनिया से। तो जो लिटमस विलियन है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक। तो किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से, ठीक। जो ये लाइकेन है किस ग्रुप का है, तो ये थैलोफाइटा समूह का है, ठीक, थैलोफाइटा समूह का, ठीक, थैलोफाइटा समूह का है। और जो ये लाइकेन होते हैं ये SO2 प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, ठीक, प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या गया, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, 4 होती है या 5 होती है या 3 होती है या 2। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का अपरूप है, क्या है, कार्बन का अपरूप, ठीक। तो कार्बन के अपरूप है, अगर इसकी कैसा होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। और अगर हम इसकी संयोजकता की बात करें, तो इसकी जो संयोजकता होती है, यानी कि संयोजकता, अगर इसके आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। और अगर हम इसके संकरण की बात करें, तो इसमें संकरण जो होता है वो कौन सा होता है, sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण होने की वजह से ही ये कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिन्हें कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अस्थायी साइक्लोएल्केन का चयन करिए। तो जो सबसे अधिक साइक्लोएल्केन कौन सा है इसमें, साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोब्यूटेन है या साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे अधिक स्थायी की बात करें, तो सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, तो जो बेयर स्ट्रेन थे उन्होंने बताया था कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो सबसे अधिक अस्थायी होता है, ठीक। किसने बताया था, तो बेयर बेयर स्ट्रेन ने बताया था, ठीक। तो उनके अनुसार क्या होता है, जो साइक्लोप्रोपेन होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगर इनका बंद कोण भी पूछ ले कि इसका बंद कोण कितना होता है, तो 49.5 डिग्री होता है, ठीक, इनका बंद कोण। चलिए नेक्स्ट, कि सोडा जल प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। तो किस प्रकार का विलयन के एक उदाहरण है, द्रव में गैस का या ठोस में गैस का या ठोस में द्रव का या इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडा जल होता है वह किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है, बताइए। तो अगर हम ठोस के द्रव की बात करें, तो जैसे नमक का और जल का मिश्रण हो गया, शक्कर और जल के मिश्रण हो गया, है ना। और ठोस में गैस की बात करें, तो कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, नौसादर हो गया, है ना। ये सभी किसके हैं, ठोस में गैस के। अगर हम द्रव में गैस की बात करें, तो द्रव में गैस का उदाहरण कौन हो गया,
तो जैसे सोडा जल हो गया, कोक हो गया, ये सभी किसके हैं? यानी कि द्रव्य गैस के हैं। ठीक, तो जो सोडा जल होता है वो किस प्रकार का विलयन है? तो द्रव्य गैस का है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है कि कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो लिनेन, जूट या रेशम या नायलॉन। तो कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो स्पष्ट समझ आ रहा है कि नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, क्योंकि सबसे प्रथम संश्लेषित जो रेशा है, फाइबर है, संश्लेषित जो रेशा है वो कौन है? तो नायलॉन है। ठीक, सबसे प्रथम जो मानव द्वारा सबसे पहला कौन सा रेशा बनाया गया था? तो नायलॉन को बनाया गया था। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जाल बनाने में, जो यानी मछली पकड़ने वाले जो जाल बनाते हैं ना, जो जाल रहता है उसको ये जाल बनाने में बनाते हैं। और जे आप लोग ब्रश करते हो ना, तो ब्रश बनाने में, ठीक, ब्रश हो गया, जो दांत ब्रश होता है उसको बनाने में। और जो पैरासूट की होते हैं, पैरासूट के कपड़े, उसको बनाने में नायलॉन का, पैरासूट के कपड़े, ठीक, पैरासूट कपड़े, तो उसका यूज किस में किया जाता है? नायलॉन का। इसके अलावा टायर, जो गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं वो भी नायलॉन से ही बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन। ठीक, चलिए बाकी अपन जो लिनेन हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक है। नायलॉन के अलावा और कौन कौन से होते हैं? तो जैसे नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, और पॉलीएस्टर हो गया, है ना, पॉलीएस्टर, ये सभी कैसे हैं? तो कृत्रिम रेशा होते हैं। ठीक, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित आयनों में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? आ, तो किसका आकार सबसे छोटा होगा इसमें? लेंथेनाइड या ल्यूटेटियम या ग्लेडियम या डी वाई, इसका क्या नाम होता है? मैं खुद कंफ्यूजन है। देखो ये एफ ब्लॉक तत्व के हैं। किसके हैं? एफ ब्लॉक तत्व के। ठीक, तो एफ ब्लॉक तत्व के हैं। ठीक, तो इनमें से क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक के तत्व मतलब ये लेंथेनाइड ग्रुप के हैं। ठीक, लेंथेनाइड। ठीक, तो क्या होगा कि आयनों में किसका आकार सबसे छोटा होगा? तो अगर हम कहाँ से, बाएं से कहाँ, दाएं की ओर जाएं, तो जो त्रिज्या का आकार होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक, सबसे छोटा होगा। तो अगर त्रिज्या का आकार छोटा हो रहा है तो क्या हो जाएगा कि जो लेंथेनाइड का सबसे आखिरी वाला तत्व कौन सा होता है? तो ल्यूटेटियम होता है। ठीक, तो इसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा। तो सही जवाब अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि विश्व की एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती रहती है, घटती रहती है, स्थिर रहती है, एक आदर्श दर से बढ़ती है या घटती रहती है? तो जो वर्ल्ड एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाएगी? तो जो विश्व की एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? तो बढ़ती रहती है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रिनी शर्मा, आप कल दिखाई नहीं दे रहे थे, कल आप गायब हो गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि वॉन्डर वॉल समीकरण P प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर में V माइनस बी में इक्वल टू आर टी में B की इकाई बताना है। तो B की इकाई क्या होगी बताइए? लीटर इनवर्स मोल या लीटर मोल या लीटर मोल इनवर्स या लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स। तो जो इसकी बी की इकाई है, तो अगर हम आदर्श गैस समीकरण से निकालें तो जो बी की इकाई निकलती है वो क्या निकलती है? तो इसकी जो इकाई निकलती है लीटर मोल इनवर्स होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
अम्ल एवं जल का 10⁻⁻8 मोलर विलयन का पीएच कितना होगा? 8 होगा, -8 होगा, 7 और 8 के बीच होगा, 6 और 7 के बीच होगा। तो क्या होगा? और आप वो प्लेलिस्ट पूछ रहे थे, तो प्लेलिस्ट मिल गई है आपको? थ्योरी क्लास की जो प्लेलिस्ट आप ढूंढ रही थी, बोल रही थी कि नहीं मिल रही है, तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल गई है? क्योंकि मैंने उसी दिन उस वीडियो के नीचे डाल दिया था, और कल उसी दिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को सेंड कर दिया था। ठीक। तो अगर हम इसका देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl, तो जो इसका पीएच होगा तो कितना होता है? तो 1 से लेकर के क्या होता है, यानी कि 2 या 3 तक होता है। ठीक, 2 समझ लीजिए, 1 से लेकर के 2 इसका पीएच होता है। और जो जल का पीएच कितना दिया है? 10.-8 मोलर दिया है। तो अगर हम इसका इनके दोनों को कंपैरिजन करें, तो इनका अगर पीएच की बात करें तो कितना होगा? तो 6 और 7 के बीच होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 मिलता है? तो किसमें जो संयोजकता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP3 किसमें होता है? कार्बन में, नाइट्रोजन में, या ऑक्सीजन में, या ऑर्गन में? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका होता है कितना? 6। नाइट्रोजन का क्या कितना होता है? तो नाइट्रोजन को होता है क्या? 7। ऑक्सीजन का 8। और अगर हम ऑर्गन की बात करें, हीलियम नियॉन ऑर्गन, तो ऑर्गन का हो जाएगा कितना? 18। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट H2, कार्बन का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट H2, 2H2 और 2p4 हो जाएगा, है ना? किसका? 2p2, सॉरी, 4 कहाँ से? तो 2 4 6, तो कार्बन तो अपना गलत हो गया, है ना? ऑक्सीजन की निकाले तो फर्स्ट H2, 2H2 और 2p4 इसका होगा। 2 2 4 4 8, ये ऑक्सीजन का हो गया, है ना? ये कार्बन का। अगर हम नाइट्रोजन की निकाले तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट H2, 2H2 और 2p3 हो जाएगा। ठीक, तो अपना नाइट्रोजन सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो किसकी एक संयोजकता में क्या होता है कि NH2 और NP3 है, तो नाइट्रोजन में है। तो कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। कम से कम नहीं है तो कम से कम 50 तो याद होने ही चाहिए। ठीक, लेकिन अगर उतना भी नहीं है तो कम से कम 30 याद होने चाहिए। चलिए, आर्गन का तो अब निकालने का कोई सेंस है नहीं। अगर निकाल भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा? आर्गन का तो कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट H2, 2H2, 2p6, 3H2 और 3p, तो 2 4 6 4 10, 10 2 12, 6 18। ठीक, तो ये हो जाएगा किसका? आर्गन का। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें सही जवाब क्या गया? तो इसका सही जवाब क्या है? सी है। चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्नलिखित यौगिकों के 1.0 मोलर जलीय घोल पर विचार करें। तो क्या होगा अगर इसके हम क्रम की बात करें? तो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो परासरण द्राव का क्रम है, वो क्या होगा? तो अगर हम इसके परासरण दाब के क्रम की बात करें तो क्या होगा? तो देखो, जो परासरण दाब है वो किस पर निर्भर करता है? तो उनके यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर करता है। ठीक, तो मतलब कि जिसका अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसका जो परासरण दाब भी है वो ज्यादा होगा। ठीक, तो इसमें से किसका है सबसे अधिक अणुसंख्य जो गुणधर्म होता है, यानी कि इनके आयनों की संख्या? तो आयनों की संख्या सबसे अधिक किसमें दिख रही है? तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा? C6H12O6, है ना? तो अगर हम इनके आयनों की बात करें तो सबसे पहले में कौन आ जाएगा? तो Al2SO4 का होल थ्राइस। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? तो Na3PO4। फिर इसके बाद आ जाएगा Ba।
Cl2 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा C6H12O6। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये Na3 ये सेकंड हो गया, BaCl2 थर्ड, ये फोर्थ है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु है। तो संक्रमण धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है या मैग्नीज है या मैग्नीशियम है या कैल्शियम है। तो संक्रमण धातु कौन सी होगी, एल्यूमिनियम है या मैग्नीज है या मैग्नीज या मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो संक्रमण धातु किस ब्लॉक को कहा जाता है, एस ब्लॉक को या पी ब्लॉक को या डी या एफ। तो देखो जो एस ब्लॉक है तो इसमें जो पहला ग्रुप होता है उसको तो क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक, कौन सी है, क्षारीय धातु का ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु का, क्षारीय मृदा धातु का ग्रुप होता है। ठीक, और जो डी है तो डी में कौन कौन से, तो धातु उपधातु और अधातु होते हैं। और जो पी है तो पी में कौन से होते हैं, तो संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक, तो संक्रमण तत्व अगर पी की बात करें तो पी का जो पहला ही वो ग्रुप है उसमें कौन सा है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। तो जो मैग्नीज है ये क्या है, संक्रमण, ये पी ब्लॉक का है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें भी कितनी श्रेणी होती हैं, तो पी ब्लॉक में कितनी, 4 श्रेणियां होती हैं, 3D 3 4 3D 4D 5D और 6D। तो जो 3D है 3D में ही अपना है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि परख नलियों में रखे गए H2O और जली NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, लाल लिटमस या नीला लिटमस या Na2CO3 या HCl जलीय। तो अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, क्षार और अम्ल, तो जो लिटमस पेपर क्या करता है कि अम्ल क्या करता है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो क्षार होता है ये क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, तो हम H2O और NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर कर पाएंगे, तो देखो जो अगर हम H2O में डालेंगे, कोई लिटमस पेपर क्या डाल रहे हैं H2O में, तो यानी कि वो तो कोई कलर नहीं देगा। लेकिन अगर NaOH में डालेंगे, NaOH कैसा है, ये क्षारीय विलयन है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा है, क्षारीय विलयन है। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो किसके आधार पे हम अंतर बता पाएंगे, तो लाल लिटमस के आधार पे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कहाँ पे, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा और सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणु के ठीक बाहर। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। ठीक, तो बाह्य कक्षा में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, परमाणु का आकार, संयोजकता, धात्विक गुण या कोषों की संख्या। तो क्या नहीं बदलेगा, अगर हम नीचे की ओर जाएं, तो ऊपर से अगर हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर, तो क्या नहीं बदलता है। तो देखो अगर हम ऊपर से अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, है ना। धात्विक गुण भी उनका बढ़ेगा, कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन जो संयोजकता है वो नहीं बढ़ेगी। जैसे संयोजकता अपन देख लीजिए, अगर कोई सा भी ग्रुप देख लीजिए, अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन देख लीजिए, तो अगर इसकी संयोजकता कितनी होगी, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। ठीक, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे,
तो अगर हम इसके देखें तो फर्स्ट H2, 2H2 और 2P क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 2 8 और 3S1 हो जाएगा, है ना। तो फ्लोरीन का कितना हो रहा है, 3S 2 2 4, सॉरी 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 सॉरी, वही तो 5 है ना। तो 2 2 4 1 5, तो इसके लास्ट कक्षा में कितने हैं, 5 हैं। तो अब आप कोई सा भी देख लीजिए, हैलोजन में सब में कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक। फ्लोरीन फिर कितना क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होगा, तो 9 8 17 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट H2, 2H2, 2P6 और 3H2, 6 4 10 2 12, 12 5 17, 5 आ रहा है। इसके भी अंतिम कोष में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, इसमें भी 5 आ रहे हैं। तो क्या हो रही है, उसकी संयोजकता नहीं बदल रही। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में भी ऐसे ही देख लीजिए, तो ब्रोमीन में भी यही आएगा, लास्ट में 5 ही उसकी संयोजकता आएगी, ठीक। तो इसका राइट आंसर वैलेंसी जो आएगी कितनी आएगी, यानी कि वो चेंज नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातुओं में कितने होते हैं, जो बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातु किस ब्लॉक में आते हैं, तो ये आते हैं किस में, डी में हैं, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, अधातुओं के बाहरी कक्षा में कितने आएंगे, तो अगर हम बात करें किसकी, अधातु की, तो अधातुओं के बाहरी कक्षा में कितने आएंगे, और वहीं अगर हम बात कर लें किसकी, धातुओं के, तो देखो जो अधातु होते हैं, ठीक, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, ठीक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो जो इनके बाहरी कक्षा में, तो इनमें कितने होते हैं, 4 से लेकर के 8 तक होते हैं, ठीक। और वहीं अगर हम धातु की बात कर लें, ठीक, तो धातुओं की बाहरी कक्षा में क्या होता है, 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो 5 6 7 8, तो अपना बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक। तो यह क्या है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कि परमाणु क्रमांक 17 है। मैंने इसका भी परमाणु क्रमांक 17 का अभी जिक्र किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह एक क्षारीय धातु है, या एक दुर्लभ गैस है, या एक हैलोजन है, या एक संक्रमण धातु है। तो क्या है, कौन सी है, तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, संक्रमण धातु, सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है, ठीक। तो कौन सी है, क्षारीय धातु, तो ये तो मैंने बताया कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप होता है वो क्षारीय धातु होती है। दुर्लभ गैस ये तो है नहीं, है ना। तो जो ये किस ग्रुप से है, 17, तो ये इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, ठीक। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन ये कौन से हैं, तो हैलोजन गैस से होती हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दुर्लभ गैस कौन सी होती है, जो 18 ग्रुप के, 18वें ग्रुप की, जो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, ये कौन सी होती हैं, तो दुर्लभ गैसें होती हैं, ठीक। अक्रिय गैसें या नोबेल गैसें उनको भी बोला जाता है। अगला है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, 26 20 32 या 14। तो क्या पूछा है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होगी। तो जैसे अगर हम देख ले CH4, फिर अगला क्या हो जाएगा, C2H6, है ना। तो अगर हम इनका परमाणु द्रव्यमान, अगर इनके द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4, है ना। तो सॉरी, कार्बन का तो 12 होगा ना, हाँ। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। वहीं अगर हम कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6,
तो 12 दूनी 24, 6 30।